जय एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम AK-203 राइफल्स को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि भारत और रशिया के द्वारा संयुक्त रूप से AK-203 राइफल्स का निर्माण किया जाना है, जिसके अंतर्गत तकरीबन 6,70,000 की संख्या में ये जो राइफल्स हैं ये खरीदी जाएंगी और भारतीय सेना को हैंडओवर की जाएंगी। इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये जो राइफल बनाई जा रही हैं, इनमें से 27,000 राइफल्स का जो पहला बैच है ये इंडियन आर्मी को हैंडओवर किया जा चुका है। और इस समय एडिशनल 8,000 जो है यानी 8,000 राइफल्स पाइपलाइन में है, यानी इस समय वेट कर रहे हैं डिलीवरी का, और उन्हें बहुत जल्दी भारतीय थल सेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब स्वदेशीकरण की बात करें तो इसमें हमें जो इंडिजनाइजेशन है ये 25% से लेकर के 70% और फिर 100% देखने को मिलेगा, यानी अलग अलग चरण में जो स्वदेशी कंपोनेंट्स हैं इनको बढ़ाया जाएगा और फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें हमें 100% इंडिजिनस AK-203 देखने को मिलने वाली है। इवेंचुअली ये जो राइफल्स हैं ये इंसास राइफल्स को रिप्लेस करेंगी, जो कि काफ़ी लंबे समय से भारतीय थल सेना की सर्विस में है। हालांकि बीच में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर AK-203 राइफल्स की डिलीवरी में डिले की खबरें सामने आई थी, लेकिन जो पहला बैच है वो अब डिलीवर हो चुका है और आने वाले भविष्य में नियमित समय अंतराल में ये राइफल भारतीय थल सेना को मिलती रहेंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट LCA नेवी प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को विशेष तौर पर भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया है और उसे हम LCA नेवी के नाम से जानते हैं। और अब इसी में DRDO एक स्टेप ऊपर जा रही है और कुछ बड़े मॉडिफिकेशन हमें या अपग्रेड्स हमें LCA नेवी में देखने को मिलने वाले हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी जो CSIO है, ये LCA नेवी के लिए हेड अप डिस्प्ले जो कि मार्क 1N-NP होने वाली है और बोर्ड साइटिंग इक्विपमेंट्स खरीदने वाली है, जिससे कि LCA नेवी की कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। अब अगर हम हेड अप डिस्प्ले की बात करें तो ये फाइटर जेट के कॉकपिट में एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो वाइटल फ्लाइट इन्फॉर्मेशंस हैं, सेंसर्स डेटा हैं, नेविगेशन क्यूज़ हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले में पायलट को देखते हैं, जिसकी वजह से पायलट के लिए इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना काफ़ी आसान हो जाता है और इसके लिए उन्हें अलग अलग उपकरणों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ता और वो फोकस्ड रहते हैं। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हाई स्पीड मनूवर्स के दौरान, लैंडिंग के दौरान, कॉम्बैट सिचुएशन में या फिर अलग अलग सिनेरियो में जो पायलट हैं उनको सभी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हेड अप डिस्प्ले में मिलती रहती है और इसीलिए LCA नेवी में इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को ऐड करने का फैसला किया गया है। अब अगर हम हड मार्क 1N-NP की बात करें तो ये स्पेशलाइज वेरिएंट है हड मार्क 1 का, जो कि LCA तेजस के लिए विकसित किया गया है। इसमें कुछ बड़े हमें अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आप इसे HUD मार्क 1 से कंपेयर करें तो मार्क 1N-NP में आपको इंक्रीज फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है जब बात होती है कैरियर बेस्ड ऑपरेशन की, क्योंकि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है उसका जो नोज होता है वो काफ़ी ऊपर होता है, जिसकी वजह से पायलट को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने में दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर ये जो हड होगा या हेड अप डिस्प्ले होगी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और सेफ डेक लैंडिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो DRDO है वो LCA नेवी को लगातार मैच्योर करने में लगी हुई है। इसके अलावा जो बोर्ड साइटिंग इक्विपमेंट है ये भी LCA नेवी के लिए खरीदा जा रहा है और ये एक वाइटल रोल प्ले करता है जो वेपर एयरक्राफ्ट के वेपन सिस्टम है उनको कैलिब्रेट और अलाइन करने में हट के साथ। तो ये भी इस समय LCA नेवी के लिए खरीदा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें LCA नेवी प्रोग्राम की तो इसे दूसरे स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम से लगातार इम्प्रूव किया जाता रहेगा, क्योंकि पहले ये माना गया था कि भारतीय नौसेना सिंगल इंजन फाइटर्स की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन हाल ही में भारतीय नौसेना की तरफ से जो हमें साइन दिख रहे हैं, जो भारतीय नौसेना के बयान हाल ही के कुछ वर्षों में सामने आए हैं, उससे देख करके ये लगता है कि भारतीय नौसेना एक लिमिटेड नंबर में इन एयरक्राफ्ट को खरीद सकती है। हालांकि इनिशियली ये माना जा रहा है कि अगर ये एयरक्राफ्ट खरीदे गए तो इनका जो प्राइमरी पर्पस होने वाला है वो नेवल फाइटर्स के जो ट्रेनिंग पर्पस है उसको पूरा करने के लिए होगा, क्योंकि अभी भी हम लोग BAE हॉक एयरक्राफ्ट पे डिपेंडेंट हैं स्टेशनरी ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा MiG-29 KUB जैसे जो ऑप्शंस हैं ये उपलब्ध हैं, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना तकरीबन 1 से 2 स्क्वाड्रन इनकी खरीद सकती है LCA नेवी की, जिसके बाद पायलट ट्रेनिंग को आसान किया जाएगा और ये पुराने जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं
उनको रिप्लेस करने का कार्य करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि बीच में एक डिबेट ट्रिगर हुई थी, जहाँ पर वो हमारे जो पूर्व डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, या यूँ कह लें हमारे जो पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय नौसेना को तकरीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन इनकी कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि आईएनएस विक्रांत में अभी हाल ही में तो राफेल एम हमें तुरंत मिल नहीं जाएंगे। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, और टेरबीएफ भी 1 दशक के पहले नहीं आएगा। और क्योंकि मिग-29 हमारे पास लिमिटेड नंबर्स में है, तो जो इस समय शोर बेस फैसिलिटी में है, इन्हें हमें ना चाहते हुए भी आईएनएस विक्रांत पे मूव करना पड़ेगा, और ऐसे में हमारे पास स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग एलसीए नेवी की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि ये कैपेबल फाइटर्स हैं, हर प्रकार के वेपन सिस्टम को कैरी करने में सक्षम है। और अगर इनको खरीदा जाता है तो इसमें हम अलग अलग मिसाइल्स को इंटीग्रेट करके अपने जो नेवल बेसेस हैं वहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे, जिसके बाद एंटी शिप स्ट्राइक में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी ट्रेनिंग के साथ साथ अगर भारतीय नौसेना चाहे तो इनका इस्तेमाल अटैक रोल में भी कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये एयरक्राफ्ट इतने कैपेबल हैं कि इनमें उन सारे वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है जो कि तेजस मार्क 1A में किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक पक्ष इनके समर्थन में है, तो दूसरे का ये कहना है कि अगर आप इसे कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फुल वेपन पेलोड और फ्यूल के साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना आसान नहीं होगा, और इसीलिए वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भारतीय नौसेना इन्हें तकरीबन लिमिटेड नंबर्स में, जो कि 1 से 2 स्क्वाड्रन हो सकती है, उनमें खरीदने वाली है। अब वो ट्रेनिंग पर्पज में इस्तेमाल करेंगे या किसी और पर्पज में, ये भारतीय नौसेना ही जाने। तो जैसा कि हम लोग जान ही रहे थे कि जनरल इलेक्ट्रिक की जो इंजन की डील है, ये इतनी आसान तो नहीं होगी भारत के लिए, जितना हम लोगों ने सोच के रखा था। क्योंकि जब जनरल इलेक्ट्रिक ने 80% टीओटी ऑफर करने की बात करी थी F414 इंजन के साथ, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिलने वाला था। लेकिन एक प्रश्न जो कि लगातार उठ रहा था कि क्या भारत के पास आईपीआर राइट्स और एक्सपोर्ट राइट होंगे। तो चलिए, अब इस चीज़ में हमारे उत्साह को फाइनली जनरल इलेक्ट्रिक ने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब ये चीज़ लगभग कंफर्म हो चुकी है जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा कि जनरल इलेक्ट्रिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट को अपने पास रखेगी। जिसका सीधा मतलब ये है कि भले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 की लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर बात कर रहा है, क्योंकि ये इंजन हमारे तेजस मार्क 2 एमका और टेरबीएफ में इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन एचएएल को टीओटी तो मिलेगी, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट नहीं मिलेंगे। जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में अगर भारत किसी भी देश को अपने तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट या एमका फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना चाहेगा, या कोई भी प्लेटफॉर्म भारत का जिसमें F414 इंजन इस्तेमाल होगा, तो पहले उसे अमेरिका से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी एक्सपोर्ट की। अगर अमेरिका क्लियरेंस देगा, तभी भारत अपने इन फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के साथ। अब जनरल इलेक्ट्रिक F414 जो इंजन है, ये एक हाई परफॉर्मेंस इंजन है, और ये अपने रिलायबिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। ये अपने सुपीरियर थ्रस्ट और एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए इन्हें तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 प्रोग्राम के लिए चुना गया है। अब क्योंकि ये बड़ी संख्या में बनाए जाने हैं, इसके लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग जरूरी थी, और उसको ध्यान में रखकर आगे कदम बढ़ाए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।